बिग ब्यूटीफुल बिल पर ट्रंप ने किए हस्ताक्षर। अमेरिका में नया कानून लागू, सरकारी लाभों में कटौती और सीमा सुरक्षा के लिए बड़ा बजट। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को बिग ब्यूटीफुल बिल नामक विधेयक पर हस्ताक्षर कर इसे कानून बना दिया है। इस बहुचर्चित कानून को ट्रंप प्रशासन की बड़ी जीत माना जा रहा है। कानून में मेडिकेड जैसे सरकारी सामाजिक लाभों में भारी कटौती और आव्रजन नियंत्रण को सख्त करने के लिए फंड में बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ ही सीमा सुरक्षा, सेना और सामूहिक निर्वासन जैसे क्षेत्रों के लिए खर्च में उल्लेखनीय इजाफा किया गया है। ट्रंप ने इस विधेयक पर हस्ताक्षर व्हाइट हाउस में आयोजित एक सैन्य परिवार पिकनिक के दौरान किए। इससे एक दिन पहले उन्होंने आयोवा स्टेट फेयरग्राउंड में अपने समर्थकों के साथ इस विधेयक के पारित होने का जश्न मनाया था। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उन्होंने 2024 में आयोवा के लोगों से किए गए वादों को पूरा किया है। बिग ब्यूटीफुल बिल को अमेरिकी कांग्रेस की प्रतिनिधि सभा में 218-214 के मामूली बहुमत से पारित किया गया, जिसे रिपब्लिकन पार्टी का व्यापक समर्थन प्राप्त है। ये कानून ट्रंप के संभावित दूसरे कार्यकाल की नींव को मजबूत कर सकता है। पिछले कुछ दिनों से यह विधेयक अमेरिकी राजनीतिक हलकों और मीडिया में काफी चर्चा में रहा है। नासा ने हाल ही में मुख्य क्षुद्रग्रह बेल्ट में मौजूद डोनाल्ड जोहानसन नामक एक क्षुद्रग्रह की पहली हाई रिजोल्यूशन तस्वीर जारी की है। ये तस्वीर लूसी मिशन द्वारा 20 अप्रैल को ली गई थी, जब अंतरिक्ष यान इस क्षुद्रग्रह से मात्र 1 मील की दूरी पर था। ये क्षुद्रग्रह मूंगफली के आकार जैसा दिखाई देता है। नासा का लूसी मिशन वर्तमान में बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्रग्रहों की खोज में लगा हुआ है। नासा ने बताया कि यह तस्वीर अंतरिक्ष यान द्वारा LORRI इमेजर के माध्यम से उस समय खींची गई जब वो इस मूंगफली जैसी अंतरिक्ष चट्टान के सबसे नजदीक पहुंचने वाला था। इन तस्वीरों से साफ देखा जा सकता है कि डोनाल्ड जोहानसन की सतह खुरदरी और गड्ढों से भरी हुई है। साथ ही इसका आकार पहले के अनुमान से कहीं बड़ा है। कितना बड़ा है? डोनाल्ड जोहानसन क्षुद्रग्रह एक क्षुद्रग्रह लगभग 8 किलोमीटर लंबा और 3-5 किलोमीटर चौड़ा है। ये बहुत ही धीमी गति से घूमता है और इसका एक चक्कर पूरा होने में 251 घंटे लगते हैं। कितनी दूरी से ली गई तस्वीर? नासा ने बताया कि 20 अप्रैल 2025 को लूसी अंतरिक्ष यान ने इस क्षुद्रग्रह की तस्वीर उस वक्त ली जब वह उससे लगभग 1700 मील 2700 किलोमीटर दूर था और निकटतम बिंदु पर पहुंचने से करीब 3-2 मिनट पहले। यह अब तक की सबसे हाई रिजोल्यूशन वाली तस्वीर है, जिसमें सबसे छोटी दिखाई देने वाली विशेषताएं करीब 130 फीट 40 मीटर चौड़ी हैं। नासा ने यह भी कहा कि उस समय सूर्य अंतरिक्ष यान के लगभग पीछे था, जिससे तस्वीरों में स्थलाकृतिक विवरणों का विपरीत बहुत कम हो गया। मिशन की तैयारी का हिस्सा है ये तस्वीर। नासा के वैज्ञानिकों ने इसे सफल ड्रेस रिहर्सल बताया है, जिससे ये साबित होता है कि लूसी मिशन की टीम और अंतरिक्ष यान ट्रोजन क्षुद्रग्रहों की खोज के अपने मुख्य उद्देश्य के लिए पूरी तरह तैयार हैं। फिलहाल यह अंतरिक्ष यान 30,000 मील प्रति घंटे 50,000 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से मुख्य क्षुद्रग्रह बेल्ट से गुजरते हुए एक शांत क्रूज चरण में है। आने वाले 15 महीनों में लूसी मिशन 4 बार क्षुद्रग्रहों के करीब से गुजरेगा और कम से कम 6 क्षुद्रग्रहों का निरीक्षण करेगा। यूक्रेन पर रूस का अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला, 550 ठिकानों पर बरसे मिसाइल ड्रोन। जेलेंस्की ने अमेरिका से मांगी मदद। यूक्रेन पर रूस ने अब तक का सबसे व्यापक और विनाशकारी हवाई हमला किया है। राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की के अनुसार रूस ने 550 अलग अलग लक्ष्यों को निशाना बनाया, जिनमें ड्रोन, मिसाइलें और अन्य हवाई हथियार शामिल थे। राजधानी कीव सबसे अधिक प्रभावित हुई, जहां अकेले 270 हवाई लक्ष्यों को मार गिराया गया। जेलेंस्की ने बताया कि हमले में रूस ने 330 से अधिक ईरानी निर्मित शाहिद ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया। यूक्रेनी वायु रक्षा बलों ने 270 हवाई लक्ष्यों को नष्ट किया और 208 ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर तकनीक के जरिए निष्क्रिय किए। इंटरसेप्टर ड्रोन भी बड़ी संख्या में तैनात किए गए। कीव के साथ साथ डनीप्रो, सुमी, खार्किव और चेरनिहाइव क्षेत्रों पर भी हमले हुए। अब तक कम से कम 23 लोगों के घायल होने की सूचना है। कई स्थानों पर मलबे गिरने से नुकसान हुआ, जबकि कुछ इलाकों पर सीधा हमला किया गया। जेलेंस्की ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों, विशेष रूप से अमेरिका से यूक्रेनी वायु रक्षा प्रणाली को मजबूत करने में मदद की अपील की है। उन्होंने कहा कि ऐसे हमलों से निपटने के लिए अधिक उन्नत बैलिस्टिक मिसाइल रोधी सुरक्षा की आवश्यकता है। दिलचस्प बात यह रही कि जब यूक्रेनी शहरों में हवाई हमले के सायरन बज रहे थे, ठीक उसी समय अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच फोन वार्ता की खबरें भी सामने आईं। यूक्रेन ने इस हमले को जानबूझकर किया गया, निर्मम और सुनियोजित बताया है। अग्निशमन और बचाव कार्य अभी भी जारी है। पाकिस्तान ने सौंपा परमाणु हथियारों का कंट्रोल अमेरिका को। पूर्व CIA एजेंट का विस्फोटक दावा।
आज की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर आपको बताते हैं। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के एक पूर्व अधिकारी ने ऐसा खुलासा किया है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। दावा किया गया है कि पाकिस्तान ने अपने परमाणु हथियारों की कमान अब अमेरिका को सौंप दी है और इनका नियंत्रण एक अमेरिकी जनरल के हाथों में है। ये खुलासा किया है जॉन किरियाको नाम के एक पूर्व CIA अधिकारी ने, जिन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि एक वरिष्ठ पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी ने उन्हें ये जानकारी दी थी। उन्होंने पॉडकास्ट में कहा, ग्रेटर दैन, पाकिस्तान सरकार ने अपने परमाणु हथियारों की कमान एक अमेरिकी जनरल को सौंप दी है। यही वजह है कि भारत ने पीछे हटना शुरू किया और 2002 में जो परमाणु युद्ध की आशंका थी वो अब नहीं रही। इस बयान ने एक बार फिर भारत पाकिस्तान के बीच 2002 के तनावपूर्ण माहौल को चर्चा में ला दिया है। याद दिला दें, 2001 में भारतीय संसद पर आतंकी हमला हुआ था, जिसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए थे और सीमाओं पर सेना आमने सामने थी। जॉन किरियाको ने यह भी दावा किया कि उस वक्त अमेरिकी दूतावास को इस्लामाबाद से खाली कराया गया था क्योंकि अमेरिकी एजेंसियों को जानकारी मिली थी कि भारत पाकिस्तान पर परमाणु हमला कर सकता है। इसीलिए दूतावास में मौजूद अमेरिकी अधिकारियों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर तैयार रखा गया था। इससे पहले भी ऐसे दावे सामने आ चुके हैं। वरिष्ठ पाकिस्तानी पत्रकार इम्तियाज गुल ने भी कुछ हफ्ते पहले कहा था कि पाकिस्तान का नूर खान एयरबेस अमेरिका के नियंत्रण में है और वहां अमेरिकी उपस्थिति लंबे समय से बनी हुई है। अब सवाल उठता है, क्या पाकिस्तान ने सच में अपनी परमाणु संप्रभुता अमेरिका को सौंप दी है? क्या ये पाकिस्तान की राजनीतिक या सैन्य कमजोरी का संकेत है? और सबसे अहम, क्या इससे क्षेत्र में परमाणु संतुलन बिगड़ सकता है? जब जॉन किरियाको से पूछा गया कि क्या आतंकी संगठन अल-कायदा पाकिस्तान के परमाणु हथियारों पर कब्जा कर सकते हैं, तो उन्होंने इस आशंका को नकारा। उन्होंने कहा कि यह खतरा पहले जितना बड़ा नहीं रहा और अब वैश्विक खुफिया एजेंसियों की निगरानी पहले से अधिक सख्त हो चुकी है। हालांकि उनके इस दावे की अभी तक किसी आधिकारिक स्रोत से पुष्टि नहीं हुई है, नहीं पाकिस्तान या अमेरिका की ओर से कोई बयान आया है। लेकिन ये साफ है कि यह बयान आने वाले दिनों में बड़ा राजनीतिक और कूटनीतिक तूफान खड़ा कर सकता है। ईरान की राजधानी तेहरान पर इजरायल द्वारा किए गए भयानक हमले का एक CCTV वीडियो सामने आया है, जिसने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया है। यह वीडियो इतना भयावह है कि इसे देखकर किसी की भी रूह कांप सकती है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक सामान्य सुबह थी, सड़कें लोगों और गाड़ियों से भरी थीं। तभी अचानक एक तेज रोशनी के साथ जबरदस्त विस्फोट होता है और सब कुछ हवा में उड़ जाता है। कारें जैसे खिलौने हों, कई फीट तक ऊपर उछलती हैं। पास की इमारतें एक झटके में मलबे में बदल जाती हैं। ऐसा मंजर आमतौर पर सिर्फ फिल्मों में देखा जाता है, लेकिन यह हकीकत थी। ये वही हमला था जो इजरायल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत अंजाम दिया था, एक ऐसा सैन्य अभियान जिसने तेहरान की आत्मा को झकझोर कर रख दिया। ये हमला उस 12 दिवसीय युद्ध का अंतिम चरण था जो इजरायल और ईरान के बीच हुआ। ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत इजरायली वायुसेना ने ईरानी राजधानी के डिस्ट्रिक्ट एक इलाके में स्थित एक सरकारी भवन को अपने मिसाइलों से निशाना बनाया। बताया गया कि उस इमारत का इस्तेमाल ईरानी शासन के रणनीतिक फैसलों के लिए किया जा रहा था। 2 मिसाइलें दागी गईं। पहली मिसाइल सीधे भवन से टकराई और उसे पूरी तरह नष्ट कर दिया। दूसरी मिसाइल थोड़ी चूक गई और पास के तजरीश राउंडअबाउट पर गिर गई, जहां सैकड़ों वाहन खड़े थे। विस्फोट की तीव्रता इतनी थी कि दर्जनों गाड़ियां हवा में कई मीटर ऊपर उड़ गईं। ये सब एक हाई डेफिनेशन CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गया और अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया है। इस हमले में ईरान को बड़ा नुकसान हुआ। सरकारी सूत्रों और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के मुताबिक कुल 935 ईरानी नागरिक इस हमले में मारे गए। मरने वालों में ईरान के कई शीर्ष सैन्य अधिकारी, जनरल और परमाणु वैज्ञानिक शामिल थे। इसके अलावा सैकड़ों सैन्य ठिकाने, मिसाइल डिपो और गुप्त परमाणु प्रयोगशालाएं पूरी तरह नष्ट हो गईं। इन इमारतों में वो सभी जगहें शामिल थीं जहां ईरान अपने रक्षा कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा था। ईरान की राजधानी में अब भी सैकड़ों इमारतें सिर्फ खंडहर के रूप में बची हैं और अस्पताल घायल नागरिकों से भर चुके हैं। बिजली, पानी और इंटरनेट सेवा ठप पड़ी है। लोग अपने घरों से भागकर कैंपों में जीने को मजबूर हैं। कई परिवारों ने एक ही दिन में अपने पूरे घर के सदस्य खो दिए। इजरायल की इस कार्रवाई की रणनीति की बात करें तो ये बेहद सटीक और योजनाबद्ध थी। यह कोई सामान्य हमला नहीं था। इसे इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद और वायुसेना ने मिलकर महीनों की प्लानिंग से अंजाम दिया था। हर टारगेट की जासूसी की गई, सैटेलाइट इमेजिंग का उपयोग हुआ, जियो टैगिंग से लोकेशन तय हुई और मिसाइलों को सटीक निर्देश मिले। यह हमला सिर्फ एक सर्जिकल स्ट्राइक नहीं था, यह एक रणनीतिक संदेश भी था कि इजरायल अपनी सीमाओं की सुरक्षा को लेकर कोई समझौता नहीं करेगा। यह हमला दर्शाता है कि भविष्य की लड़ाइयां सिर्फ बंदूक और सैनिकों से नहीं, बल्कि डेटा, AI और सटीक टेक्नोलॉजी से लड़ी जाएंगी। ईरान ने भी इस हमले का जवाब दिया और उसने इजरायल के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर मिसाइलें दागीं। इन जवाबी हमलों में इजरायल के 26 नागरिक मारे गए, जिनमें कई सैनिक और नागरिक शामिल थे।
हालांकि इजरायल की रक्षा प्रणाली आयरन डोम ने अधिकतर मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया। फिर भी कुछ हमले असरदार साबित हुए, लेकिन जवाबी कार्रवाई के बावजूद ईरान की स्थिति कमजोर मानी जा रही है, क्योंकि उसके मुख्य सैन्य और परमाणु संसाधन नष्ट हो चुके हैं। अब ईरान के पास प्रतिरोध की क्षमता कम रह गई है और वह कूटनीतिक मंचों का सहारा लेने की कोशिश कर रहा है। इस युद्ध का सबसे बड़ा नुकसान आम जनता को हुआ। जिन इलाकों में हमला हुआ, वहां के घर, स्कूल, बाजार सब राख में बदल गए। बच्चों के चेहरे पर डर है, बड़ों की आंखों में गुस्सा और लाचारी। कई लोग आज भी मलबे के नीचे अपने प्रियजनों की तलाश कर रहे हैं। इंसानी त्रासदी का ये चेहरा कोई भी आंकड़ा बयां नहीं कर सकता। रेड क्रॉस, एमनेस्टी इंटरनेशनल और यूएनएचसीआर जैसे संगठन वहां राहत पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन युद्ध क्षेत्र में मदद भी सीमित है। ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद B-2 बॉम्बर्स रहस्यमयी रूप से लापता। सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप। ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका के प्रलयनकारी हमले के बाद अब एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। अमेरिका के कुछ B-2 स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर्स जो ईरान ऑपरेशन के दौरान भेजे गए थे, अब तक अपने बेस पर नहीं लौटे हैं। यूरेशियन टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका ने हमले से पहले एक सैन्य रणनीति के तहत अपने B-2 बॉम्बर्स को 2 समूहों में बांटा था। एक ग्रुप को पश्चिम की दिशा में प्रशांत महासागर की ओर भेजा गया, जबकि दूसरा ग्रुप पूर्व दिशा में ईरान के महत्वपूर्ण परमाणु ठिकानों फोर्डो और नतांज पर हमला करने रवाना हुआ। ईरान पर बमबारी करने वाला ग्रुप 37 घंटे तक लगातार उड़ान भरने के बाद सुरक्षित अपने बेस पर लौट आया, लेकिन पश्चिम की दिशा में रवाना हुए बॉम्बर्स का अब तक कोई सुराग नहीं मिल सका है। इससे ये संदेह और गहराता जा रहा है कि कहीं इन विमानों के साथ कोई गंभीर तकनीकी या सामरिक घटना तो नहीं घट गई। इस बीच कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि लापता बॉम्बर्स में से एक को हवाई में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। कथित वीडियो फुटेज में एक B-2 बॉम्बर को रनवे के किनारे खड़ा देखा जा सकता है। हालांकि वीडियो की न तो आधिकारिक पुष्टि हुई है और न ही अमेरिकी वायुसेना ने इस पर कोई बयान दिया है। गौरतलब है कि यह कोई पहला मौका नहीं है जब B-2 बॉम्बर किसी हादसे का शिकार हुआ हो। 2023 में ही कम एयरबेस पर भी एक B-2 की इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी। 2008 में एक B-2 बॉम्बर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। वहीं 2022 में एक एक्सीडेंट के बाद पूरे B-2 फ्लीट को अस्थायी रूप से ग्राउंड कर दिया गया था। इस पूरे घटनाक्रम ने अमेरिका की रणनीतिक वायु शक्ति को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल रक्षा विशेषज्ञों और खुफिया एजेंसियों की नज़र B-2 बॉम्बर्स के संभावित लोकेशन और हालात पर टिकी हुई है। ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच बढ़ते तनाव ने अब परमाणु संकट को बेहद गंभीर बना दिया है। ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी IAEA से सभी प्रकार का सहयोग अचानक रोक दिया है। इसका सीधा मतलब है अब कोई नहीं जान पाएगा कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम में क्या कर रहा है। तेहरान का कहना है कि अमेरिकी और इजरायली हमलों के बाद IAEA निरीक्षकों की सुरक्षा की गारंटी नहीं दी जा सकती, इसलिए निगरानी अब व्यवहारिक नहीं रही। यही वजह है कि ईरान ने IAEA के तकनीकी और निरीक्षण सहयोग को स्थगित कर दिया है। ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने संसद द्वारा पारित उस विधेयक पर दस्तखत कर दिए हैं, जिसके तहत अब परमाणु निरीक्षण और IAEA से संवाद राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अधीन होगा। इससे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चिंता और गहरा गई है। क्या ईरान बना लेगा बम? विशेषज्ञों के मुताबिक ईरान के पास पहले से ही इतना संवर्धित यूरेनियम है जो हथियार स्तर के बेहद करीब है। न्यूज़वीक की रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान अब सिर्फ एक कदम दूर है और अब उस कदम की किसी को भनक तक नहीं लगेगी। अमेरिका का कड़ा रुख। अमेरिकी प्रशासन ने ईरान के इस कदम को गैर जिम्मेदाराना बताते हुए कहा है कि तेहरान ने शांति की दिशा में बढ़ने का एक और मौका गंवा दिया है। वॉशिंगटन ने ये भी दोहराया है कि वह किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु हथियार बनाने की इजाजत नहीं देगा। अब क्या होगा? IAEA फिलहाल आधिकारिक सूचना का इंतजार कर रही है और यह स्पष्ट नहीं है कि अब उसके निरीक्षकों को किन परमाणु ठिकानों तक पहुंचने की अनुमति दी जाएगी।
ट्रंप प्रशासन की तरफ से तत्काल बातचीत की पेशकश को ईरान पहले ही ठुकरा चुका है। विश्लेषकों का मानना है कि अगर यही स्थिति बनी रही तो ईरान बहुत जल्द परमाणु बम बनाने की दिशा में निर्णायक कदम उठा सकता है और दुनिया को इसका अंदाजा भी नहीं होगा। अमेरिका के टेक्सास राज्य के हिल कंट्री इलाके में रातों रात हुई भीषण बारिश ने तबाही मचा दी है। ग्वाडेलूप नदी में अचानक आई बाढ़ के चलते अब तक 13 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। वहीं एक क्रिश्चियन गर्ल्स समर कैंप की 23 लड़कियां लापता बताई जा रही हैं। करविल काउंटी में शुक्रवार रात महज कुछ घंटों में 10 इंच से ज्यादा बारिश दर्ज की गई। नेशनल वेदर सर्विस के अनुसार हंट क्षेत्र के पास नदी का जलस्तर केवल 2 घंटे में 22 फीट तक बढ़ गया। मौसम वैज्ञानिकों ने इसे अभूतपूर्व और बेहद खतरनाक बताया है। बचाव कार्य जारी, हेलीकॉप्टर और नावों के जरिए तेज बहाव में फंसे लोगों को निकालने का प्रयास जारी है। काउंटी जज रॉब केली ने बताया कि कई शव बरामद हुए हैं, लेकिन उनकी पहचान नहीं हो सकी है। सबसे गंभीर हालात हंट इलाके के कैंप मिस्टिक में सामने आए हैं, जहां 23 लड़कियां लापता हैं। यह एक प्राइवेट क्रिश्चियन समर कैंप है। लेफ्टिनेंट गवर्नर डैन पैट्रिक ने नागरिकों से इन बच्चियों की सलामती के लिए प्रार्थना की अपील की है। कैंप प्रशासन ने माता पिता को सूचित किया है कि कुछ बच्चों का पता चल चुका है, लेकिन कैंप की बिजली, पानी और इंटरनेट सेवा ठप है और वहां तक की सड़कें बह चुकी हैं। दूसरी ओर कैंप वाल्डेमर और कैंप ला जुनता ने अपने सभी बच्चों और स्टाफ के सुरक्षित होने की पुष्टि की है। सोशल मीडिया पर मातम और अपीलों की बाढ़ है। लोग लापता बच्चों और रिश्तेदारों के लिए जानकारी मांग रहे हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर लापता लोगों की तस्वीरें शेयर की जा रही हैं। कम्फर्ट और केंडल काउंटी में भी बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। वहां के शेरिफ ऑफिस ने निचले इलाकों को खाली करने की चेतावनी दी है। हंट की निवासी एरिन बर्गेस ने बताया कि रात 3:30 बजे बारिश शुरू हुई, लेकिन कुछ ही मिनटों में उनके घर में पानी भर गया। उनके बेटे और पालतू कुत्ते ने किसी तरह पेड़ का सहारा लेकर जान बचाई। काउंटी प्रशासन ने स्वीकार किया है कि चेतावनी के बावजूद कोई प्रभावी अलर्ट सिस्टम सक्रिय नहीं था। जज रॉब केली ने कहा, हमें अंदाजा नहीं था कि पानी इतनी तेजी से तबाही मचा देगा। यह क्षेत्र अमेरिका की सबसे खतरनाक नदी घाटियों में से एक है। टेक्सास के गवर्नर ग्रेग एबॉट ने राहत सामग्री और बचाव संसाधन प्रभावित क्षेत्रों में भेजे हैं। न्यू जर्सी में भी तूफान के चलते 2 लोगों की मौत हो गई है। प्लेनफील्ड शहर में एक कार पर पेड़ गिरने से 79 और 25 साल के 2 पुरुषों की जान चली गई।